नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कक्षा 7 की संपूर्ण गणित खत्म कर लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की इकाई 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, इसकी थ्योरी पोर्शन को। तो आइए सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं हम थ्योरी पोर्शन का। देखेंगे सबसे पहले पॉइंट में आपको दिया गया है कि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जो Q है नीचे वाला यानी हर वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस परिभाषा को आप कक्षा 6 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में भी पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरे पॉइंट में आपको कहा गया है समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग। समान हर वाली जिनका हर समान हो, 2 परिमेय संख्याओं या 3 हो, इससे अधिक हो, तो समान हर वाली हो यदि परिमेय संख्या है तो उनका योग कैसे करेंगे। परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल यानी जो ऊपर वाला अंश होता है उनका योगफल पर कर देंगे, और जो का हर समान है तो एक बार उनका हर लिख देंगे। अर्थात इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या है, हमने मान लिया एक P बटा Q है और एक R बटा Q है, ठीक है। दोनों का हर आप देख सकते हैं समान है, ठीक है। इनका योग कितना हो जाएगा, अंश का योग आपको जैसा कि यहाँ पर बताया गया है अंशों का योग, तो P और R का योग हमने यहाँ पर कर दिया है और बटे में Q को हमने एक बार लिख दिया है। जैसा कहा गया कि समान हर, तो दोनों का हर समान है तो एक बार हमने लिख दिया है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगले बार में आपको क्या कहा गया है, केवल धन पूर्णांकों का ही लासा परिभाषित है। इस बात को आप याद रखिएगा। जब हमने आपको लासा और मासा पढ़ाया था तो आपको हमने बताया था, ठीक है। केवल धन पूर्णांकों का ही लासा निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहीं पर ऋण पूर्णांक का लासा निकालना हो, जैसे मान लीजिए -50 का लासा निकालना हो, तो इससे हम कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको -1 से गुणा करके इसको हम प्लस का 50 ले सकते हैं। अब इसका लासा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगले पार्ट में आपको कहा गया है यदि P बटा -Q तथा माइनस P बटा -Q 2 ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्याएं हैं तो P बटा -Q बराबर होगा, ये P बटा -Q बराबर होगा -P बटा Q के। ये जो नीचे आपको हर में दिया गया है ऋण, ये ऊपर चला जाएगा लेकिन ऋणात्मक ही पूरा पद कहलाएगा, ठीक है। तथा -P बटा -Q जो है इसमें भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर होगा P बटा Q के। इसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में आ गया है परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या होती है। मतलब यदि आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, योग करते हैं उनका, तो जो आपको योगफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योगफल देखिए यहाँ इनका योगफल कितना होगा, P बटा Q और प्लस R बटा S होगा। दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या, जो ये योगफल मिलेगा ये भी एक परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक P को हमने मान लिया 1/2 और प्लस एक को मान लिया 2/3, ठीक है। तो इनको अब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए तो 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसके बटे में कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 और बटे 6, जो 7/6 आपको मिला है यह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। यही एग्जाम्पल में बताया गया है, यही इस पॉइंट में बताया गया है। अब आगे आपको कहा गया है कि परिमेय संख्याओं का यह प्रगुण, जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़े तो उससे एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा, यह प्रगुण क्या कहलाता है, परिमेय संख्याओं का समरक प्रगुण कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदल कर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है। जैसे यहाँ पर हमने 1/2 प्लस 3/4 जोड़ा था, तो इसको हम क्या करते हैं 2/3 पहले लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं 2/3, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखेंगे 4 3 7/6, ये भी 7/6 आ रहा है, ये भी 7/6 ही आया था, ठीक है। तो यही कहा गया है कि क्रम बदलने से इनका योगफल नहीं बदलता है, ठीक है। और इस प्रगुण को हम क्या कहते हैं, इस प्रगुण को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि यदि P बटा Q और R बटा S कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं तो P प्लस Q देख सकते हैं, P बटा Q प्लस R बटा S जो आपको दिया गया है, P R बटा S और प्लस का Q बटा S के बराबर होगा। यानी पर देखिए इसको बाद में लिखा गया था, यहाँ पर इसको पहले लिख लिया गया है, यानी दोनों का योगफल जो है बराबर आएगा, ठीक है। इस प्रगुण को हम क्या कहते हैं, इस प्रगुण को देखिए परिमेय संख्याओं में यह संक्रिया योग का क्रम विनिमय नियम कहलाता है, ठीक है। इस प्रगुण को आप याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ना है तो चाहे पहला लिखें चाहे दूसरा लिखें, पहले दोनों का योगफल क्रम बदलने से बदलेगा नहीं, दोनों का योगफल समान ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में है 3 परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली 2 परिमेय संख्याओं के योग में तीसरी परिमेय संख्या जोड़ें अथवा पहली संख्या अंतिम 2 परिमेय संख्याओं के योगफल में जोड़ें तो दोनों ही स्थितियों में योगफल समान होता है। तो यह पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U आपको 3 परिमेय संख्या दी गई है, कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो देखिए पहले और दूसरे को यहाँ पर जोड़ा गया, फिर उसमें तीसरे को जोड़ा गया, तो ये बराबर होगा कि इसमें पहले मतलब दूसरे और तीसरे को जोड़ लिया, फिर इसमें पहला जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि पहले दूसरे को जोड़कर उसमें तीसरा जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे तीसरे को जोड़कर उसमें पहला जोड़ रहे हैं, तो दोनों का योगफल बराबर होगा। यही आपको इस पॉइंट में कहा गया है। परिमेय संख्याओं का यह संक्रिया जो है, पहले मतलब इनको जोड़कर इसको जोड़ें और फिर इसको जोड़कर इसको जोड़ें, ये
यह क्या कहलाता है, यह योग पर साहचर्य परगुण कहलाता है। ठीक है, यह संक्रिया जो आपको मैंने यहाँ पर बताया यह परिमेय संख्याओं का साहचर्य परगुण कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का अंतर। यदि हर समान है दो परिमेय संख्याओं का तो उनका अंतर यानी उनका घटाना कैसे करेंगे, तो अंशों का अंतर कर लेते हैं, जो आपको अंश दिए गए रहेंगे उनका अंतर कर लेंगे और बटे हर आपको समान ही दिया गया था तो समान हर एक बार लिख देंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझिए। यदि दो परिमेय संख्या p बटा q तथा r बटा s हो तो ऊपर वाले यानी अंश वाले p और माइनस का r हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का हर समान है तो एक बार यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। अब देखेंगे अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि यदि p बटा q तथा r बटा s परिमेय संख्याएं हो तो उनका अंतर p बटा q और माइनस r बटा s भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही बात इसमें भी कहा गया है कि यदि दो संख्याओं को हम घटाते हैं, दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो वह जब घटाएंगे तो आप लोगों को एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसे घटाने का संवरक परगुण कहते हैं। इस परगुण को हम घटाने का संवरक परगुण कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर आपको नंबर की सहायता से बताता हूं मैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1/2 से 1/4 घटाते हैं। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे आपको पता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका आपस में। ठीक है, तो 4 का गुणा में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर होगा तो -2 हो जाएगा और बटे में 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 से 2 जाएगा तो 2/8 मिल जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो कितना मिल जाएगा 1 और ये 4, तो 1/4 जो आपको मिलेगा यह भी एक परिमेय संख्या होगा। यही इस पॉइंट में कहा गया है। ठीक है, और यह परगुण जो है क्या कहलाता है, घटाने पर संवरक, परिमेय संख्याओं की घटाने पर संवरक परगुण कहलाता है। आगे कहा गया है दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर अंतर समान नहीं रहता है। यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर 1/2 से 1/4 घटाया है और यहाँ पर आपको कहा गया है कि ये वाला पहले रख लीजिए, यानी 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो ये अंतर बराबर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये देख लेते हैं। तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 2 और -4 का गुणा 1 में होगा 4 और बटे 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 यहाँ 4 बड़ा है तो माइनस का 2/8 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो माइनस का 1/8 मिलेगा। लेकिन आपको पहले कितना, माइनस का 1/4 मिलेगा, माफ कीजिएगा, माइनस का 1/4 मिला है और पहले आपको कितना मिला था, 1/4 मिला था, लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया है तो अंतर बराबर नहीं होता, यही इसको इसमें कहा गया है। ठीक है, अब हमें कहा गया है यदि p बटा q और r बटा s कोई भी दो परिमेय संख्याएं हो तो p बटा q माइनस r बटा s बराबर नहीं होगा इनका क्रम बदल देने पर। ठीक है, r बटा s और माइनस का p बटा q, मतलब ये पहले लिखा गया था यहाँ पर और इसको अब बाद में कर दिया गया है तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी क्रम बदलने पर इनका घटाना जो है दोनों पक्षों का बराबर नहीं आएगा, यही कहा गया है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में कहा गया है परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय परगुण लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घटाने में क्रम विनिमय परगुण नहीं लागू होता है परिमेय संख्याओं के, लेकिन योग में लगता है। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए पहली दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से तीसरी संख्या घटाएं अथवा पहली संख्या में से अंतिम दो संख्याओं के अंतर को घटाएं तो दोनों स्थितियों में प्राप्त परिमेय संख्याएं समान नहीं होती हैं। यह पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। आइए एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, यदि p बटा q r बटा s तथा t बटा u तीन संख्याएं, कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हों तो p बटा q यानी पहला और दूसरे का अंतर देख सकते हैं, पहला और दूसरे का अंतर किया, फिर उसमें से तीसरा घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा पहले का अंतर से यदि दूसरे और तीसरे का अंतर को हम घटाएं। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पर पहले दूसरे को जो घटाया गया था और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे दूसरे और तीसरे को पहले घटाया गया था, फिर उसमें से पहला घटाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर पहले दूसरे को घटाकर तीसरा उसमें से घटाया जा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे आपस में। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा गया है अतः परिमेय संख्याओं के घटाने में साहचर्य परगुण का पालन नहीं होता है। साहचर्य परगुण यही परगुण होता है कि पहले से दूसरे को घटाएं फिर उसमें से तीसरा घटाएं या दूसरे और तीसरे में से घटाकर पहला घटाएं, यदि बराबर आ जाता है तो साहचर्य परगुण लागू होता है, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर घटाने का साहचर्य परगुण नहीं लगता है। ठीक है, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि p बटा q तथा r बटा s दो परिमेय संख्याएं हों तो p बटा q गुणे r बटा s जो होता है p गुणे r और बटे q बटा s, यानी ऊपर अंश का गुणा हो जाएगा, हर का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। तो देखिएगा अतः परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होती है, जो आपको भी एग्जांपल हमने बताया था। यहाँ पर देखिए जैसे 1/2 है और गुणे में 2/3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना गुणा करेंगे, अंश का गुणा हो जाएगा, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा और बटे हर का गुणा हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को प्राप्त हुआ है यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ यही कहा गया है कि इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी। अतः परिमेय संख्याओं का गुणा की संक्रिया संवरक परगुण का पालन करती है, यानी यदि दो संख्याओं का गुणा करते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं और एक गुणनफल आपको एक परिमेय संख्या मिलती है तो यह संवरक नियम कहलाएगा परिमेय संख्याओं का, और किसके लिए, गुणा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि गुणा के लिए संवरक नियम कहलाता है। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के गुणा में
दोनों संख्याओं का क्रम आपस में बदल देने पर गुणनफल समान रहता है। कैसे समान रहता है आइए आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप 1/2 गुणे 2/3 किए थे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको 2/3 को पहले ले लीजिए और 1/2 को बाद में लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अंश अंश का गुणा कर दीजिए, 2 कम 2 हो जाएगा और बटे 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि यही आ रहा है, यही उत्तर आ रहा है। इनका भी गुणनफल यही आ रहा है, इनका भी गुणनफल यही आ रहा है, यानी क्रम बदलने से गुणनफल कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे आपको क्या कहा गया है कि यह परगुण परिमेय संख्याओं में गुणा का क्रम विनिमेय कहलाता है। जो हमने आपको बताया था कि मतलब क्रम को इधर उधर कर देते हैं, तो यह परगुण गुणा का क्रम विनिमेय कहलाता है परिमेय संख्याओं के लिए। अब आगे आपको कहा गया है कि यदि p/q r/s तथा t/u कोई भी 3 परिमेय संख्याएं हो तो p/q गुणे r/s यानी पहली दूसरी का गुणनफल उसमें गुणा करें तीसरी से, ये बराबर होगा पहला और दूसरे तीसरे का गुणा करके फिर पहले का गुणा करें। इसको आसान भाषा में समझिएगा, पहले दूसरे का गुणनफल करके उसमें तीसरे का गुणनफल करें या दूसरे तीसरे का गुणनफल करके पहले में गुणनफल करें, तो दोनों का गुणनफल जो है बराबर आएगा। ठीक है, यही इस पॉइंट पे कहा गया था। अब आगे आपको कहा गया है कि अतः परिमेय संख्याओं में गुणा की संक्रिया साहचर्य है। इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने घटाना का, गुणा का और जोड़ का साहचर्य नियम और संवरक नियम और क्रम विनिमय नियम अध्ययन कर लिया है। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करने से प्राप्त गुणनफल इस परिमेय संख्या का दोनों परिमेय संख्याओं में अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के योग के समान होता है। इस पॉइंट में आपको क्या कहा गया है, आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे हमने लिखा है कि यदि p/q r/s तथा t/u 3 परिमेय संख्याएं हों तो p/q देख सकते हैं, p/q और गुणे r/s प्लस t/u, यहाँ पर आप देख सकते हैं t/u, ये बराबर होगा p/q गुणे r/s की, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं p/q और इसका गुणा कर दिया है, फिर उस पर फिर योग का चिन्ह हमने लगाया ये वाला यहाँ पर, और फिर p/q का गुणा t/u में किया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं p/q गुणे t/u, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि अतः परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण लागू होता है। ये वाला पॉइंट गलत है, एक बार हमने इसको अध्ययन करा दिया आपको। अतः परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण लागू होता है, यही है गुणन का वितरण, मतलब कि एक से गुणा किया दोनों में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योगफल पर ये वितरित हो जा रहा है, यानी इसमें भी गुणा हो रहा है p/q का और इसमें भी p/q का गुणा हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगले पॉइंट में देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 5, तो 5/1 लिख सकते हैं, यहाँ एक परिमेय संख्या है। 10 ले लेते हैं, इसको 10/1 लिख सकते हैं, यहाँ भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, वह एक परिमेय संख्या ठहरेगी। ठीक है, किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योग वही रहता है, मतलब किसी भी पूर्णांक को जैसे 2 है तो उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही रह जाएगा, तो वही पूर्णांक ही योगफल उसका प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही आपको इस पॉइंट में बताया गया था। अब आगे कहा गया है किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़े तो योगफल समान रहता है। परिमेय संख्या के लिए बताया गया है, जैसे 1/2 लिखा है, इसमें 0 जोड़े, ठीक है, तो ये भी 1/2 आएगा, या 0 में 1/2 जोड़े तो यह भी योगफल कितना, मतलब इसका योगफल कितना आएगा, 1/2, यानी वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि शून्य के इस प्रगुण को हम परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब शून्य के इस प्रगुण को कि शून्य को किसी परिमेय संख्या में जोड़ें या किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ें तो योगफल बराबर आता है, इसीलिए इसको शून्य को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या के लिए तत्समक अवयव कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव। अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि किसी संख्या में शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, अर्थात p/q गुणे 0 बराबर 0 की होगा। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या में, जैसे मान लेते हैं वहां पर 5/10 एक परिमेय संख्या आपको दिया गया है, इसमें यदि 0 से गुणा कर दें तो ये 0 के बराबर होगा, यही इस पॉइंट में आपको बताया गया था। अब चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसा कि आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं p/q बराबर यदि 1 दिया हो तो p बराबर q के होगा। ठीक है, तथा p बराबर q 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब ना तो p 0 होगा ना तो q 0 होगा, और यह p और q आपस में बराबर होंगे लेकिन 0 नहीं हो सकते और कोई भी संख्या हो सकती है। आगे कहा गया किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, 5 में 1 से गुणा कर देते हैं तो 5 ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर 15 ले लेते हैं तो 15 में 1 से गुणा करेंगे तो आपको 15 ही प्राप्त होगा, यानी वही पूर्णांक आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पर 5 लेता तो 5 ही आया था, यहाँ पर 15 लेता तो 15 ही आया था। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो p/q गुणे 1 बराबर होगा, किसके बराबर होगा, p/q बराबर होगा 1 गुणे p/q के। देख सकते हैं इसमें 1 से गुणा करने पर परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
अब आगे देखेंगे, आगे कहा गया है इसी परगुण के कारण एक को परिमेय संख्याओं का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या होता है? यदि किसी संख्या में मतलब परिमेय संख्या के लिए यदि तत्समक अवयव की बात किया जाए तो परिमेय संख्या का तत्समक अवयव एक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में यदि एक से आप गुणा कर देते हैं तो वही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी, यानी उसके गुणनफल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको तत्समक अवयव कहते हैं। अब आप देखेंगे अगले पॉइंट में आपको कहा गया है यदि p बटा q कोई परिमेय संख्या हो तो p बटा q का योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग, यदि उसका योग किया जाए तो 0 आ जाए। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम माइनस का p बटा q होता है। p बटा q का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का p बटा q होता है, तथा माइनस का p बटा q का योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? इसके सम्मुख एक और माइनस लगा देंगे, और एक माइनस तो यहाँ पर इसके सम्मुख था ही। ठीक है, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा p बटा q के। ठीक है, यानी योगात्मक प्रतिलोम को आइए एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे योगात्मक प्रतिलोम का मतलब। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या आपको दे दिया गया है कि 1/2 दिया गया है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? योगात्मक प्रतिलोम इसका होगा, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो 1 आपको दिया गया था, इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2, तो इसमें जोड़ेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ही हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, तो 1/2 से 1/2 निकल जाएगा, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, उसी के सम्मुख माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, जैसा कि यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाकर बताया भी गया है। तो इससे आगे की थ्योरी को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इतने थ्योरी को आप लोग रटे रहिएगा, याद रखिएगा और समझे रहिएगा। आगे की थ्योरी को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।